अगर आप वो स्टूडेंट है जिन्हें केमिस्ट्री समझ नहीं आती, अगर आप वो स्टूडेंट है जिन्हें केमिस्ट्री से डर लगता है, अगर आप वो स्टूडेंट है जिसे केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो यू आर एट द राइट प्लेस। मैं हूं केमिस्ट्री गुरु और मैं लेकर आया हूं आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ही इजी वे में। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो JEE और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बच्चे पढ़ते हुए इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन लोगों को प्रॉपरली ये टॉपिक समझ भी नहीं आता। हमारा आज का टॉपिक है दैट इज अ वेरी बेसिक कंसेप्चुअल टॉपिक है, हाउ टू डिसाइड द डेंटिसिटी ऑफ लिगैंड। जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने लिगैंड्स को क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डोनर एटम। तो उसमें हमने देखे थे मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड और 3 से ज्यादा होते हैं तो पॉलीडेंटेड लिगैंड, जिसमें EDTA का भी एग्जांपल मैंने आपको दिया था। दैट इज वेरी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो आज मैं आपको वेरी क्रूशियल पॉइंट बताने वाला हूं कि इन लिगैंड्स की डेंटिसिटी डिसाइड कैसे की गई। जैसे आप देखते हैं कुछ लिगैंड्स के फार्मूलेस जो मैंने लिख कर रखे हैं बोर्ड पे, उन पे फोकस करिए। जैसे कार्बोनेट, जिसको हम कार्बोनेटो कहेंगे, दिस इज नाइट्राइटो, NO3-, नाइट्रो, सल्फेटो, एसीटेटो। इन लिगैंड्स के फार्मूला में आप देख सकते हैं कि इनमें एक से ज्यादा डोनर आइटम प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये मोनोडेंटेड है। जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं CO3-। CO3 आप ये देखिए कि ये क्यों मोनोडेंटेड लिगैंड है, ये बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड क्यों नहीं है। तो जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल, जैसे ये C कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहां पर एक ऑक्सीजन ये दैट इज CO3 चार्ज है। इसका मतलब इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब जो कार्बोनेटो लिगैंड है ये कितना डेंटेड होना चाहिए, बाइडेंटेड। लेकिन ये बाइडेंटेड है ही नहीं, ये हमेशा कौन सा डेंटेड होता है, मोनोडेंटेड होता है। कैसे होता है, जैसे यहां पर देखिए सपोज ये मेटल है, अगर ये मेटल को डोनेट करता है तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स, ये मेटल, ये डोनर आइटम। कार्बोनेट के अंदर में 2 ऑक्सीजन है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, देखो 2- है ऊपर में, तो ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है। इसका मतलब यहां पर अब बन चुका है एक कॉम्प्लेक्स। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में ये दोनों डोनर आइटम एक ही मेटल को क्यों नहीं डोनेट करते हैं, ये बाइडेंटेड क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे का रीजन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितनी मेंबर्ड रिंग बन रही है, साइक्लिक रिंग, 1 2 3 4। दिस इज your 4 membered ring। ये 4 member ring है और 4 member ring होने की वजह से बच्चों यहां पर रिपल्शन क्रिएट होता है, और इस रिपल्शन की वजह से ये दोनों बॉन्ड एक साथ रह नहीं पाते, इसलिए कोई एक बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। मतलब एट अ टाइम ये यहां पर 4 membered ring बनाने की वजह से मोर रिपल्शन, और इस रिपल्शन की वजह से इसमें क्रिएट हो जाती है अनस्टेबिलिटी, और इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से ये 4 membered रिंग ब्रेक होकर सिर्फ एक ही डोनर एटम के थ्रू कार्बोनेट क्या कर पाता है, डोनेट कर पाता है। तो अभी हमने डिसाइड किया कि कार्बोनेटो के अंदर 2 डोनर आइटम है, फिर भी ये मोनोडेंटेड बिहेवियर क्यों शो करता है, ये। और कोई एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसीटेटो का एग्जांपल ले लीजिए। एसीटेटो के अंदर में देखिए फार्मूला के अंदर में CH3C, उसके बाद हम देखेंगे इसके पास में ये एक डबल बॉन्ड O है, ये एक O है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस है डबल बॉन्ड, ये ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये है आपका मेटल। अगर ये इसे डोनेट करता है, ये इसे डोनेट करता है, इसका मतलब अगेन कितनी मेंबर रिंग तैयार हो रही है, 4 मेंबर, और 4 मेंबर रिंग होने की वजह से क्या क्रिएट होगा, मोर रिपल्शन, एंड बिकॉज ऑफ मोर रिपल्शन अगेन दिस इज अनस्टेबल। तो एसीटेटो में भी वही प्रॉब्लम हो रही है जो प्रॉब्लम किसमें फेस कर रहे हैं हम, कार्बोनेटो में। दैट्स व्हाई दिस इज अनस्टेबल, दैट्स व्हाई दीज लिगैंड्स बिहेव एज अ मोनोडेंटेड लिगैंड। इनमें एक से ज्यादा डोनर आइटम है, लेकिन फिर भी ये बिहेवियर शो करते हैं किसका, मोनोडेंटेड लिगैंड का। बात आई समझ में, कहानी समझ में आई? नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं, यहां पर एग्जांपल पे ध्यान दीजिए। सीरियम NO3 इस एग्जांपल में आपने देखा है कि सीरियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 आ रहा है।
सीरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी पिछले लेक्चर में मैंने? The number of coordinate bond formed by the central metal ion, this is known as coordination number. यहां पर NO3 6 है, इसका मतलब 6 बॉन्ड नहीं है, यहां पर एक NO3 बिहेव कर रहा है एज अ बाइडेंटेड लिगेंड। तो बोलेंगे सर आपने यहाँ पे क्या बता दिया? अभी तो आपने बताया कि जो NO3 है ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। ये सारे जो लिगेंड्स के एग्जांपल मैंने लिखे, ये कौन से डेंटेड लिगेंड एग्जांपल है? मोनोडेंटेड। लेकिन आप यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ NO3 बिहेव कर रहा है बाइडेंटेड की तरह, इसलिए इस सीरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 12। मतलब कहानी में ट्विस्ट, इमोशन, ड्रामा। चलो देखते हैं क्या है इस कहानी का इमोशन और ड्रामा। तो हमें देखना है कि जो सीरियम है वो कैसे क्या 12 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है विथ NO3 माइनस। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लिखा था कि सीरियम NO3 एंड 3 माइनस, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में सीरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12। ये कैसे क्या शो हो रहा है? यहां पर NO3 जो है एज अ बाइडेंटेड लिगेंड कैसे वर्क कर रहा है, इसका रीजन देखते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझिए, अगर ये लिगेंड्स, देखो ध्यान से नोट करके रखना है कॉपी में आपको, कार्बोनेटो, नाइट्राइटो, नाइट्रो, सल्फेटो एंड एसीटेटो, अगर इन लिगेंड्स का हेवी मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, हेवी मेटल्स इट मींस दैट जनरली हेवी मेटल्स होंगे लैंथेनाइड्स के या फिर एक्टिनाइड्स के, हेवी मेटल्स के साथ अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं तो इस बिहेव एज अ बाइडेंटेड। तो ध्यान से समझना है कि यहां जो सीरियम है ये आपका लैंथेनाइड्स का एलिमेंट है, तो इसके साथ जब NO3 कंबाइंड हो रहा है तो ये मोनोडेंटेड के अलावा बाइडेंटेड बिहेवियर शो करता है। रीजन क्या होगा? जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे सीरियम बड़े साइज का, एटॉमिक साइज उसका बड़ा है। अब जब ये जो नाइट्राइटो जो लिगेंड है जब उसके साथ बॉन्ड करेगा तो एक गैप क्रिएट करेगा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि 4 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबिलिटी, रिपल्शन क्रिएट करती है। उसी तरीके से ये जो सीरियम है साइज बड़ा है, तो साइज बड़ी साइज होने की वजह से क्या करता है कि जब लिगेंड डोनेट करता है तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, और दो लिगेंड्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब यहां पर रिपल्शन कम है, और लेस रिपल्शन की वजह से दिस इज NO3 माइनस लिगेंड बिहेव एज अ बाइडेंटेड लिगेंड। तो आपको ध्यान से इस चीज को नोट डाउन करके रखना है और अंडरस्टैंड करके रखना है इन लिगेंड्स के बारे में कि ये लिगेंड्स अगर हेवी मेटल्स के साथ कंबाइंड होते हैं तो ऑब्वियसली ये फॉर्म कर सकते हैं मोनोडेंटेड की जगह बाइडेंटेड फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अभी एक और एग्जांपल है, जैसे हमने इथिलीन डाइमाइड CH2 CH2 NH2 NH2, इस एग्जांपल में आप देखिए, ये जो एग्जांपल है यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि समझो यहाँ पर इथिलीन डाइमाइड में 2 डोनर एटम है, दिस इज 2 डोनर एटम। ये एक आपका मेटल है, ये इसके साथ डोनेशन करेगा, ये इसके साथ डोनेशन करेगा, फिर से आपके पास साइक्लिक कंपाउंड बन गया। अब इस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर में कितने मेंबर्ड की रिंग काउंट कर लेते हैं? 1 2 3 4 5। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द रिंग? 5 मेंबर्स। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग्स है। अभी हमने देखा कि 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग्स के अंदर रिपल्शन ज्यादा है। अगर साइज बढ़ता है रिंग का तो रिपल्शन कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए इथिलीन डायमाइन बाइडेंटेड, इथिलीन डायमाइन बाइडेंटेड। इसी के जैसा सिमिलर एग्जांपल यहां देखते हैं, हाइड्राजीन NH2 NH2, दिस इज हाइड्राजीन। हाइड्राजीन अगर मेटल के साथ कंबाइन होता है तो ये एक डोनर एटम, ये एक डोनर एटम, यहाँ कितने मेंबर्ड की रिंग बन रही है? 3 मेंबर्ड। आप बोलेंगे सर इसमें और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन है डिफरेंस। यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ कितने मेंबर्स की रिंग आ रही है? 5 मेंबर्स। यहाँ पे कितने मेंबर्ड की रिंग आ रही है? 3 मेंबर्ड। तो 3 मेंबर्ड रिंग में रिपल्शन ज्यादा होगा या 5 मेंबर्ड रिंग में रिपल्शन ज्यादा होगा? 3 मेंबर्ड रिंग में मोर repulsion because of maximum repulsion. This is unstable, that's why hydrazine perform a monodentate property या monodentate function जो perform करता है ये हाइड्राजीन करता है, लेकिन इथिलीन डायमाइन एज अ बाइडेंटेड ही वर्क करता है। होप कि JEE और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू जो एक पार्ट मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और मेरी तरफ से एक और आपको सजेशन है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आप रिवाइज करते रहिए। ऐसा नहीं कि 4 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 घंटे में आपने 2 घंटा आपने रिवीजन कर लिया या 1 घंटा रिवीजन करते हैं। मैक्सिमम जनरली स्टूडेंट क्या 1 घंटा रिवीजन करता है और 3 घंटा आगे का पढ़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टॉपर्स होते हैं, जो ज्यादा मार्क्स लेते हैं, वो क्या करते हैं जनरली, अगर 4 घंटे अगर आपको पढ़ाई करना है तो 4 घंटे में 3 घंटे रिवीजन करेंगे और 1 आवर आगे का पढ़ेंगे।
नहीं तो आप आगे का आपको आते जाएगा लेकिन पीछे का आपको कुछ याद ही नहीं आएगा, और फिर जब तक एग्जाम आपके नजदीक आएगी तो पीछे का वैसे की वैसे आपको भूलते जाएंगे। तो एक मेरी सलाह है आपको, इसको ध्यान में रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।